हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका रोलो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में कंटिन्यू आगे का क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम इस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इससे पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 अर्थात प्रश्न नंबर 45 तक कर चुके थे। उससे आगे के प्रश्न इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46। चलिए, ये यहाँ तक कर चुके थे हम पिछली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। एक मामले में अनुसंधान के दौरान आयोजित पहचान परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन अर्थात धारा 6, ऑप्शन नंबर बी धारा 7, ऑप्शन नंबर सी धारा 8 या ऑप्शन नंबर डी धारा 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 9। अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहचान परेड धारा 9 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। देखिए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं हम। शिनाख्त परेड ली जा सकती है, अर्थात जो शिनाख्त परेड होती है या आइडेंटिफिकेशन परेड वो किसके द्वारा ली जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी लोक सेवक द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी व्यक्ति द्वारा, अर्थात शिनाख्त परेड किसी भी व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। देखिए, शिनाख्त परेड सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में, ऑप्शन नंबर बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में, ऑप्शन नंबर सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में, अर्थात शिनाख्त परेड जो आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। शिनाख्त परेड संबंधित नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में विहित है? अर्थात जो शिनाख्त परेड विषय है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 9, अर्थात शिनाख्त परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आरोपित व्यक्तियों की पहचान करने से संबंधित है? चलिए वो वही प्रश्न है, रिपीट होकर आ रहा है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 9 के अंतर्गत, अर्थात जो आरोपित व्यक्तियों की शिनाख्त का विषय है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। चलिए, कै पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर कै वाद लाता है? ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब भी अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, ऑप्शन नंबर बी विवादक तथ्य से प्रभावित आचरण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी विवादक तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी विवादक तथ्यों की तैयारी के रूप में। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवादक तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। एक मामले में अनुसंधान के दौरान
आयोजित पहचान परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें हम वीडियो में ये देखने को मिलेगा हमें कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट या कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 9, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अर्थात धारा 9 सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है उसमें शिनाख्त परेड से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, फोटो के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान। ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी साक्ष्य में स्वीकार्य है, ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है एवं संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए, दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य में स्वीकार्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, पहचान कार्यवाही है। ऑप्शन नंबर ए सारवान साक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी संपोषक साक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी कोई साक्ष्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी श्रुति साक्ष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपोषक साक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वे भी सुसंगत हो जाते हैं का प्रावधान दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए धारा 9, ऑप्शन नंबर बी धारा 11, ऑप्शन नंबर सी धारा 12, ऑप्शन नंबर डी धारा 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 11 में, अर्थात भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 58, अर्थात प्रश्न 58, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है, अर्थात दूधनाथ पांडे वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्यत्र उपस्थित रहने के अभिभाग से। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबी धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 7, ऑप्शन नंबर बी धारा 26, ऑप्शन नंबर बी सी धारा 49, ऑप्शन नंबर डी धारा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 11 या सेक्शन 11, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में प्ली ऑफ एलिबी धारित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 60, अन्यत्र, प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक। ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता में विशेष अपवाद है, ऑप्शन नंबर बी भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद है, ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का एकमात्र नियम है। चलिए प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, प्रश्न यह है कि क्या ए ने अमुक दिन लखनऊ में अपराध किया, यह तथ्य कि ए उस दिन दिल्ली में था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धारा 11 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, ए के ऊपर आरोप है कि उसने बे की हत्या पिस्तौल से की। ए ने पिस्तौल 15 सितंबर को देहरादून से खरीदा था। ए का कथन है कि 15 सितंबर को वह लखनऊ में था, देहरादून में नहीं।
ए का कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से अंतर्गत सुसंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 11। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न यह है कि क्या कै ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया? इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? यह ऑप्शन नंबर ए, यह है कि कै उस दिन मुंबई में, या ऑप्शन नंबर बी, यह है कि कै कोलकाता जाने का अभ्यासी है, ऑप्शन नंबर सी, यह है कि कै अपराध करने का अभ्यासी है, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है कि कै उसे दिन मुंबई में था। ठीक है, तो उसका चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, यूपी पीसीएसजे में आया है। देखिए क्या प्रश्न क्या है। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्यत्र उपस्थित रहने का, या उपस्थित रहने से संबंधित। चलिए प्रश्न नंबर 65। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन को ए ने मुंबई में अपराध घटित किया? यह तथ्य कि उस दिन या उस दिनांक को ए चेन्नई में था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत सुसंगत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धारा 11 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों को जो एक तथ्य असंगत या अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं, अन्यथा सुसंगत नहीं होने पर, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 11 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न यह है कि क्या कै ने किसी अमुक दिन कलकत्ता में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। ऑप्शन नंबर ए, विवादक तथ्य के हेतु के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, विवादक तथ्य पुनर्स्थापना के रूप में, ऑप्शन नंबर सी, सुसंगत तथ्य की तैयारी के रूप में, या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। कै पर किसी अमुक दिन कोलकाता में हत्या करने का आरोप है। कै का कथन है कि वह उस दिन लाहौर में था। कै का उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से सुसंगत है? तो इसका प्रश्न नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 11। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। अन्यत्र होने का बचाव शासित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 11 द्वारा, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का बचाव शासित होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। अन्यत्र स्थित अभिवाक को सिद्ध करने का भार है। ऑप्शन नंबर ए, अभियोजन पर, अभियुक्त पर, अन्वेषण एजेंसी पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अन्यत्र स्थित अभिवाक को सिद्ध करने का जो भार होता है वो अभियुक्त पर होता है, अर्थात अभियुक्त को साबित करना पड़ता है कि वो उस दिन वहाँ पर नहीं था जहाँ पर उसके होने का साक्ष्य दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। ए पर यह है आरोपित है कि उसके द्वारा कोलकाता में किसी दिनांक को हत्या की गई। उसके द्वारा यह अभिवाक किया गया कि उस दिन या उस दिनांक को वह मुंबई में था। ए द्वारा दिया गया वह कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धारा 11। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा सही योग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृति की परिभाषा धारा 17, ऑप्शन नंबर बी, विशेषज्ञ की परिभाषा धारा 45 साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी, चरित्र की परिभाषा धारा 55 साक्ष्य अधिनियम, या ऑप्शन नंबर डी, सामान्य अधिकार व प्रथा धारा 13 साक्ष्य अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सामान्य अधिकार प्रथा, धारा 13 साक्ष्य अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। जब प्रश्न यह हो कि किसी अधिकार या प्रथा का अस्तित्व है या नहीं, तब किसी ऐसे समव्यवहार का अस्तित्व जिसके द्वारा इसका सृजन किया गया था, दावा किया गया है, सुसंगत होगा। धारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंध है? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धारा 13 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 अर्थात प्रश्न नंबर 75। ख पर ख की ख्याति की हानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है। यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व का प्रकाशन किए, जिससे ख के प्रति क का वैमनस्य दर्शित होता है, सुसंगत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उससे ख की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। क का ख को इरादतन गोली मारकर हत्या के लिए उच्चारण किया जाता है। यह तथ्य कि क की हत्या करने के आशय से लोगों पर गोली चलाने की आदत थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। निम्नांकित में से कौन साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु अर्थात मोटिव। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 78। ए की मृत्यु व उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुआ। ब के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तथ्य कि वह उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदी था। सही बात है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किसी दशा प्रकट करती है? ऑप्शन नंबर ए, आशय को, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान को, ऑप्शन नंबर सी, सद्भाव को, या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षित मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जिससे एक व्यक्ति की शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अनुमान लगाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता हो। या ऑप्शन नंबर डी, कुछ मामलों में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि की भी सुसंगत हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो एक व्यक्ति के साधारणतः मन की दशा को साबित करता हो। नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु को या मोटिव। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82। क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है, प्राप्त करने का
अभियुक्त है। उपरोक्त दृष्टांत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि निम्नलिखित किस धारा के अधीन सुसंगत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 14 के स्पष्टीकरण सेकंड में, ये 2 में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। चलिए, अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि किसी विशिष्ट मानसिक स्थिति को बताने के लिए सुसंगत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 14 की व्याख्या 2 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। कै से असन द्वारा कै की मृत्यु कारित करने के लिए हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य कि कै लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसंगत है, अर्थात ये सुसंगत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 87। एक्स वाई के विरुद्ध नुकसान के लिए जो वाई के कुत्ते द्वारा जिसका हिंसक होना वाई जानता है वाद लाता है। यह तथ्य है कि पूर्व में भी वाई के कुत्ते ने ए एवं ब एवं से को काटा था, सुसंगत है। सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसंगत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आइए रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट अर्थात तथ्यों की सुसंगति की दूसरा पार्ट था। आज के इस वीडियो में हमने ये टॉपिक तथ्यों की सुसंगति अर्थात रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कंप्लीट कर लिया है। अर्थात इस टॉपिक से या इस जो हमारा ये विषय है इससे जो भी प्रश्न बनते हैं या आपसे पहले बने हैं वो हमने सभी देख लिए हैं। चलिए तो अगली वीडियो में आगे देखते हैं। चलिए, थैंक यू।